नमस्कार मित्रों। आज का जो हमारा विषय है वो एक ऐसा विषय है जिसका हम सभी को बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार था। और हमारा बीच बीच में हर चैनल पे ये प्रश्न भी हुआ करता था, जो भी हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते थे, कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा, सर विज्ञप्ति कब जारी होगी, सर कौन से विषय के कितने पद होंगे। तो आज सभी वो डाउट हमारे क्लियर हो गए हैं, क्योंकि आज की जो डेट है 28/4/22, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी तारीख होने वाली है। क्योंकि आज अभी आरपीएससी ने हमारे लिए जो फर्स्ट ग्रेड का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया है। और ये कोई फेक विज्ञापन भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले 2-4 बार कई चैनलों पर फेक विज्ञप्ति भी जारी हुई थी, जिसमें प्रमुख जो विज्ञप्ति थी वो 1 अप्रैल को हुई थी, जिसमें अप्रैल फूल बनाने के लिए वहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन ये मैंने ऑफिशियल साइट से लेकर के आपके लिए यहाँ पर विज्ञापन डाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा विज्ञापन है, और हमारा जो लंबे समय से जो इंतज़ार था और हमारी जो तैयारी की जो गति रुकी हुई थी, उस गति को भी एक हमें और गति मिलेगी। क्योंकि मेरा भी मानना है कि जब तक कोई विज्ञापन नहीं आ जाता, हम किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं तो उतने जोश से नहीं हो पाती जितने कि विज्ञापन आने के बाद। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा विज्ञापन जारी करने पर, तो मित्रों अभी तक यदि आप ढीले पड़े हुए हैं तो अपनी गति को तेज़ कर दीजिए, क्योंकि आज आपका विज्ञापन जारी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ये देखते हैं कौन से विषय के कितनी पोस्ट आई हैं, और सारे जो क्या क्या उसमें शर्तें होंगी, क्या क्या उसमें योग्यताएं होंगी, तो सारी चीज़ों पर इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। एक बार आपको पुनः बधाई। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, डेट है 28/4/2022। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक स्कूल शिक्षा निम्नलिखित विषयों के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थायी एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में कमी वृद्धि की जा सकती है का वर्गवार निम्नानुसार है। तो विज्ञापन बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं 8 पेज का ये विज्ञापन है, लेकिन उन्हीं बिंदुओं पर मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगा जो हमारे काम के हैं। बाकी को मैं सरसरी निगाह से पढ़ता चलूँगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पदों में कमी और वृद्धि की जा सकती है। तो बिल्कुल ये अभी कम ही पदों पर भर्ती आई है, जिसकी हम बात कर रहे थे। लगभग 6000 पदों पर ये भर्ती है, लेकिन कम पदों में कमी भी हो सकती है और वृद्धि। तो कमी का तो कोई सवाल होता ही नहीं है, जब भी कोई भर्ती होती है उसमें पदों की वृद्धि ही होती है। तो बिल्कुल आप उसी गति से तैयारी करते रहें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी के पदों की बात करें तो बायोलॉजी में 162 पदों पर ये भर्ती निकली है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज ये लिखा हुआ है कि 162 में से जनरल के कितने पद होंगे। फिर जनरल को भी 4 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, सामान्य महिला, विधवा, परित्यक्ता। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस को भी फिर बांटा गया है। तो आप अपनी कैटेगरी की सीट यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यह सभी में मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ही लंबा समय अपन को यहाँ पर लगने वाला है। तो आपको सिर्फ मैं मेन जो पोस्ट हैं कितनी आई है उस पर चर्चा करेंगे। तो बायोलॉजी की 162 पोस्ट हैं, कॉमर्स की 130 पोस्ट हैं, म्यूज़िक की 12 हैं, ड्राइंग की 17 है, एग्रीकल्चर की 280 हैं, ज्योग्राफी की 793 है, हिस्ट्री की 807 हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी की 1462 है, पॉलिटिकल साइंस 1196, तो सबसे ज़्यादा हिंदी और पॉलिटी की है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में 342 पोस्ट हैं, संस्कृत 194 पोस्ट है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 122 पदों पर ये भर्ती निकली है। होम साइंस 22 पद, फिजिक्स 82 पद, मैथ्स 68, इकोनॉमिक्स 62, सोशियोलॉजी 13, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 9, पंजाबी 15, उर्दू 40, और कोच रेसलिंग यानी कुश्ती के कोच की यहाँ पर 1 पद पर भर्ती निकली है। कोच खो खो की बात करें तो वहाँ पर भी 1 पद है, कोच हॉकी में 1 पद है, कोच जिम्नास्टिक में 1 पद है, कोच फुटबॉल में 3 पद हैं, और फिजिकल एजुकेशन में 112 पदों पर यहाँ पर ये विज्ञापन निकाला गया है। तो मुख्य जो पद हैं वो जो मुख्य विषय रहते हैं उन पर ये विज्ञापन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो अभ्यर्थी हैं वो हमारे जो हिंदी, ज्योग्राफी इन्हीं के हैं। यहाँ पर जो ऊपर बताया गया है वो ये बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है,
और एच एच का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमें ये कन्फ्यूज रहता है, क्योंकि क्यों भी शॉर्ट फॉर्म आती है, क्योंकि पदों का जो वर्गीकरण किया गया है उस पर शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एल वी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है लो विजन, यानी दृष्टिबाधित, जिसकी दृष्टि कम हो। जैसे ई डब्ल्यू एस का है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इसी तरह से ऊपर आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं नोट, यानी कार्मिक विभाग की अधिसूचना 17/1/2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों के पात्र अथवा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी, परंतु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा, परंतु यह और की उपनियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों को भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा। और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों, तो मित्रों इस बिंदु में ये बताया गया है कि मान लीजिए एससी के किसी विषय में हमारे 100 पद हैं और हमें पात्र अभ्यर्थी 100 नहीं मिलते हैं, क्योंकि पहले तो मिल जाते थे, लेकिन आजकल जो 30% का जो नियम लागू कर दिया है उसके बाद मान लीजिए हो कि हमें ना मिले, तो उन 30 पदों का जो रिक्त पद रह जाते हैं, यानी जो हमारे आरक्षण के हिसाब से जो भी सीट खाली रह जाती है उनको आगे की 3 वर्षों की भर्तियों में उसको सम्मिलित किया जाएगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिंदु नहीं है, हम पहले ही बता चुका हूँ। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर हमें ध्यान देना उन्हीं पर चर्चा करेंगे। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को निम्नानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। तो यहाँ पर बता गया है कि यदि ओबीसी, एसबीसी और ईडब्ल्यूएस, एमबीसी जो भी हैं, इनके भी पद यदि रिक्त रह जाते हैं तो सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा अथवा विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र, तो ये आप विज्ञप्ति में से आप पढ़ सकते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अंतर परिवर्तन द्वारा, अर्थात विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से विवेचन भरा जा सकेगा। यानी मान लीजिए विधवा के जो पद हैं यदि वो नहीं भरते हैं, पात्र महिला उस पर नहीं मिलती है, तो उनको हम परित्यक्ता यानी जो तलाकशुदा जो महिलाएं हैं, विच्छिन्न विवाह जिसको हम बोलते हैं, उनके द्वारा भी भरा जा सकता है। तो ये हर कैटेगरी के पदों को भरने के सामान्य नियम हैं कि एससी एसटी के खाली रह जाएं तो किस आधार पर उनको भरा जाएगा, ओबीसी, एसबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस को किस आधार पर भरा जाएगा, और विधवा परित्यक्ता की जो सीट हैं उनको किस तरह से भरा जाएगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी। और मान लीजिए कि विधवा भी नहीं मिली, परित्यक्ता भी नहीं मिली, तो और जो महिलाएं हैं, आगे वाली जो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, उन कैटेगरी के द्वारा इन सीटों को, इन रिक्तियों को भरा जाएगा। उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी। और मान लीजिए आगे के वर्ग में भी हमें महिलाएं नहीं मिलती है, तो उन सीटों को पुरुष जो भी वर्ग होगा उसके अनुसार हम भरते जाएंगे। तो इस तरह से ये रिक्तियों के विरुद्ध जो नियम अपनाए गए हैं उन पर चर्चा की गई है। विशेष योग्यजन, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिकों के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज में, अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है और इस पर बहुत दिनों से विवाद भी चल रहा है कि भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा जिस वर्ग से वो संबंध रखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक का कोई अभ्यर्थी है और वो ओबीसी वर्ग से संबंध रखता है, तो उसको जो सीट दी जाएगी वो हमारे जो ओबीसी की सीट है वो ही दी जाएगी। तो इससे ओबीसी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और ओबीसी का ही नहीं, हर वर्ग में मान लीजिए वो जनरल का है तो वो जनरल में से उसकी सीट की कटौती की जाएगी। बल्कि विरोध इस बात का हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए अलग से सीट क्रिएट की जाए ताकि जो संबंधित वर्ग का जो अभ्यर्थी है उसका कोई नुकसान नहीं हो। 5वां पॉइंट है राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का
आमेलन नियम 1988 के अनुसार किसी वर्ग विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्त उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाता है तो उसके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जाएंगी। यानी यदि फिर भी खाली रह जाती हैं तो उन पदों को अगले भर्ती में उसको शामिल किया जाएगा, या फिर उनको सामान्य जो प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया का मतलब होता है जो किसी विशेष नियम के अंतर्गत जो प्रक्रिया नहीं आती उसको हम सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत उसको रखते हैं। छठा पॉइंट है राजस्थान दिव्यांग जन अधिकार नियम 2018। तो ये सारे कैटेगरी के जो पॉइंट है वो रखे गए हैं, आप इनको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो भी समझाने का बिंदु होगा उसी पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट है कि विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक पार्ट 4 दिनांक 1/8 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा आमेलन के भूतपूर्व सैनिकों को देय राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय होगा। यानी जो भूतपूर्व सैनिकों की जो सीट हैं वो किसको देय होंगी, केवल राजस्थान राज्य के वो मूल निवासी होने चाहिए। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो बिंदु है वो है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हमारे लिए काम की होंगी। तो इसके लिए अपन एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। यानी सबसे पहले तो पीजी होना चाहिए, यानी आप जिस विषय से भी व्याख्याता की भर्ती देने जा रहे हैं उसमें आप एमए होने चाहिए, या फिर किसी भी यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार उसके इक्विवेलेंट का मतलब समकक्ष, यानी एमए के समकक्ष आपके पास कोई डिग्री या सब्जेक्ट होना चाहिए। और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर, यानी एनसीटी द्वारा जो एजुकेशन गवर्नमेंट की एक सर्वोपरि एक संस्था है उसके द्वारा उसमें कोई डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद में है पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। यानी आप पोस्ट ग्रेजुएशन यदि इसमें है, जूलॉजी में है, बॉटनी में भी है और माइक्रोबायोलॉजी में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, तो दे स्टडीड एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल, तो ग्रेजुएशन लेवल में उनके पास बॉटनी और जूलॉजी रही हो। तो ये दूसरा नियम रखा गया है शैक्षणिक योग्यता में। तीसरा पॉइंट है कि पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन कॉमर्स विद बीकॉम और पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन कॉमर्स। यानी आप कॉमर्स से आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उसमें पीजी भी होने चाहिए और कॉमर्स विद बीकॉम और बीकॉम भी उसमें होने चाहिए, अथवा पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आप उसमें पीजी होने चाहिए। हैविंग एटलीस्ट 2 टीचिंग सब्जेक्ट फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेज एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। और बीएड में आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट जो हम लेते हैं वो भी उसमें शामिल होने चाहिए। डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर, यानी आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। तो ये जो 3 जो बिंदु दिए गए हैं इसको आप सार रूप में ये समझें तो संबंधित विषय से आपको पीजी होना चाहिए और आपके पास बीएड होनी चाहिए। उन्हीं को पदक्रम संख्या 3 के लिए, पदक्रम संख्या 4 के लिए, पदक्रम संख्या 5 के लिए, पदक्रम संख्या 21 से 26 के लिए और पदक्रम संख्या 26 के लिए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो पहला जो हमारा ये था इसमें इस तरह से समझाया गया है। मान लीजिए जो पहला जो नियम है पदक्रम संख्या 1 के लिए, तो उसमें पदक्रम संख्या 1 के लिए का मतलब है कि जो ऊपर ही ऊपर दे रखा है कि बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए। दूसरा जो नियम दे रखा है पदक्रम 2 के लिए वो दे रखा है कि कॉमर्स के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए।
तीसरे में दे रखा है पदक्रम 3 के लिए। तो इसी तरह से आप इन जो नियम दे रखे हैं इनको आप इस पॉइंट के अनुसार देखें, यानी जिस भी क्रम पर आपका जो विषय है उसमें ही आपको ये देखना है। ये सबके लिए नहीं है, आप भी अभी कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये भी होना चाहिए ये भी होना, नहीं, ये पदक्रम संख्या 1 के लिए, जैसे मैंने आपको बताई दिया, ये बायोलॉजी के लिए नियम है। दूसरा जो है ये कॉमर्स के लिए नियम है। तीसरा जो है वो म्यूजिक के लिए नियम है। तो इसी तरह से नीचे जो दिए गए हैं उसको देखना है। सबसे जो मुख्य हैं वो 5 के लिए और 21 से 26 के लिए। तो इस तरह से ये सारे नियम यहाँ पर दे रखे हैं। तो पीजी और बीएड आप उसमें होने चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्पिरिट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। इससे मतलब है कि शैक्षणिक अर्हता संबंधी, यानी जो है ये 26 के लिए है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो अथवा सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। तो यहाँ कई दिनों से कमेंट भी आ रहे हैं और कई लोगों ने ये पूछा भी है कि सर हम अभी सेकंड ईयर में हैं, कोई कह रहा है मैं एमए फर्स्ट ईयर में हूँ, तो क्या मैं इस भर्ती के लिए योग्य हूँ। तो बिल्कुल आप जो हैं वो आवेदन करने के लिए बिल्कुल पात्र हैं, लेकिन आपका जो परिणाम है वो किससे पहले आ जाना चाहिए, यानी प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, यानी जिस दिन फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आयोजित होगा उससे पहले आपका जो बीएड और जो एमए है वो क्लियर होना चाहिए। ये आपके काम की नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ जॉब लेना है, इस पर फिक्स देयमान होगा, यानी 2 साल तक आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा में है दिनांक 1/1/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी 2023 से इसकी गणना की जाएगी 1 जनवरी 2023 को। न्यूनतम यानी कम से कम आप 21 वर्ष के हों, 21 वर्ष से कम भी ना हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। विज्ञप्ति पदों के अनुरूप दर्शाए गए आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों या अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान भी किए गए हैं। तो जैसे 40 वर्ष दे रखा है तो ये तो सभी के लिए जनरल है। उसके बाद में जैसे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति यानी एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 5 वर्ष अतिरिक्त दिए गए हैं, यानी उसके लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 45 वर्ष रखी गई है। राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला, यानी यदि पुरुष है तो उसको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और यदि इन्हीं वर्गों से संबंधित कोई महिला है तो उसको 10 वर्ष दी जाएगी, यानी 50 वर्ष तक उसकी आयु सीमा रखी गई है। यदि कोई महिला है एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस तो 50 वर्ष की आयु तक वह इस भर्ती को दे सकती है, लेकिन इसके लिए उसके पास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए। सामान्य वर्ग की जो महिला है तो महिला को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी जनरल कोई पुरुष है तो उसके लिए आयु सीमा है वो 40 वर्ष रखी गई है, लेकिन यदि जनरल महिला है तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट और दी गई है, यानी 45 वर्ष उसकी आयु सीमा रखी गई है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह यानी परित्यक्ता यदि महिला है तो अधिकतम आयु सीमा नहीं, यानी वह किसी भी उम्र की हो वह परीक्षा दे सकते, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि अधिकतम 50 वर्ष हमारे सामने आई है, जैसे ऊपर जो महिला है एससी, एसटी, ओबीसी, लेकिन यदि वो महिला विधवा है, परित्यक्ता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा नहीं रखी गई। वो 55 साल की भी है तो वो परीक्षा में बैठ सकती है। इन द केस ऑफ विडो वी विल हैव टू फर्निश ए सर्टिफिकेट ऑफ डेथ और हस्बैंड फ्रॉम द कंपोनेंट अथॉरिटी एंड इन केस ऑफ डिवोर्स सी विल हैव टू फर्निश प्रूफ ऑफ डिवोर्स। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यदि विधवा है तो विधवा का सर्टिफिकेट यानी अपने पति के मृत्यु का सर्टिफिकेट उसे देना होगा, और यदि परित्यक्ता है तो डिवोर्स यानी तलाक का जो सर्टिफिकेट होता है वो प्रूफ के तौर पर उसे उपलब्ध करवाना होगा। उपर्युक्त तो उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोष सिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर सब्सटेंटिव तौर पर सेवा कर चुका था या इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। तो ये इस वर्ग के यानी भूतपूर्व कैदी है उसके मामले में ये जो नियम है ये लागू नहीं होंगे। उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोष सिद्धि के पूर्व अधिक आयु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था,
ऊपरी वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी। मान लीजिए कोई कैदी है और उसकी उम्र हो गई है 45 वर्ष और दोष सिद्धि से पूर्व उसकी उम्र थी 40 वर्ष, तो उसे ये जो 5 वर्ष की जो सीमा है उसमें छूट दी जाएगी, उसको 40 वर्ष का ही माना जाएगा। मान लीजिए उसका कोई दोष ही नहीं है और 5 साल उसने कारावास में काटे हैं, तो 5 साल उसको बिल्कुल छूट दी जाएगी, उसको 40 वर्ष का मानते हुए इस परीक्षा के लिए योग्य माना जाएगा। तो ये आयु संबंधी आपको अच्छी तरह देखना है। तो मुख्य 2 बिंदु अपन ने यहाँ देखा है, एक तो शैक्षणिक योग्यता संबंधी नियम जो अलग अलग पदों के लिए रखी गई है, जैसे बायोलॉजी के लिए अलग, कॉमर्स के लिए अलग, और इसी तरह से दूसरा है आयु संबंधी यहाँ पर नियम हमने देखे हैं। कैडेट इंस्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एनसीसी में की होगी, बस शर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जाएगा। यानी एनसीसी के जो छात्र हैं उनकी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जाएगी जितने वर्ष उन्होंने वहाँ सेवा की है। मान लीजिए उन्होंने 3 वर्ष सेवा की है, तो 3 वर्ष की छूट उन्हें इस विज्ञप्ति में दी जाएगी। पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कारोबार में सब्सटेंटिव रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। द अपर एज लिमिट फॉर पर्सन सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, पंचायत समितिज एंड जिला परिषद एंड इन द स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कॉरपोरेशन इन सब्सटेंटिव कैपेसिटी शैल बी 40 ईयर्स। इसी को इंग्लिश में समझाया गया है। निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जाए, चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो। मान लीजिए ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उन अधिकारियों के लिए है जो लघु सेवा कमीशन या आपातकालीन कमीशन प्राप्त सेवा जिन्होंने दी है। तो मान लीजिए ये 40 वर्ष की आयु में वहाँ से विमुक्त हुए हैं, तो इनको 40 वर्ष का ही माना जाएगा, चाहे उन्होंने 50 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो, तो अधिकतम सीमा इनको छूट दी जाएगी। इस सेवा के किसी पद पर अस्थायी नियुक्ति व्यक्ति व प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा के समझा जाए, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समूह से पार कर चुके हों। तो ये भी सेवा से संबंधित है। उसके बाद हम देखते हैं विशिष्ट श्रेणियों। तो आयु सीमा में छूट और प्रावधान हम देख ही चुके हैं कि किस किस कैटेगरी को कितनी छूट दी जाएगी, तो ये हम ऊपर देख ही चुके, उसी को यहाँ पर दोबारा समझाया गया है। चयन प्रक्रिया अपन देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया का माध्यम क्या होगा। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। यानी जो आपका चयन का जो आधार होगा केवल परीक्षा होगी, इसलिए आप परीक्षा की तैयारी करें। आपकी जो लिखित परीक्षा होगी वही आपके चयन का आधार होगा। कोई साक्षात्कार या फिर कोई फिजिकल वगैरह, इसमें कोई और अतिरिक्त परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। परीक्षा का स्थान और जो माह है, परीक्षा स्थान और तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। यानी समय पर आपका जो टाइम टेबल है वो डाल दिया जाएगा कि परीक्षा का आयोजन कब होगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम की बात करें तो उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी। यानी ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। और जो डिटेल में जो सिलेबस है कि कौन से पॉइंट से क्या क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री से क्या पूछा जाएगा, पॉलिटी से क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश के कौन से टॉपिक होंगे, इसका पाठ्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। जैसे ही पाठ्यक्रम आएगा उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। आवेदन तिथि की बात करें तो आवेदन 6/5/22 से और 4/8/2022 रात्रि 12 बजे तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 4/5/22 से ये 5 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और आपके जून तक ये चलेंगे। 1 महीने तक आपको इसका समय दिया गया है। उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों
विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरे। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश विज्ञापन का ही भाग हिस्सा माना जाएगा। यानी इसमें बताया गया है कि आवेदन भरने से पहले जितनी भी जो नियम शर्तें वगैरह जो हैं कि कौन सी कैटेगरी में आपको शामिल किया जा रहा है, आपका वर्ग क्या होगा, आपकी फ़ीस किस आधार पर ली जाएगी, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही आप आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की ऑनलाइन पोर्टल rpsc.rajasthan.gov इन पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अपना एसएसओ पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन ऐप G2C जो अपन ने स्कूल मैनेजमेंट में भी पढ़ा था, गवर्नमेंट टू सिटीजन में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल पर चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि आईडी से किसी एक आईडी की प्रूफ के विवरणों का इंदराज कर डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे। यानी आपके जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड होंगे। और ये भी आपके लिए नई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारे आवेदन पहले कर भी दिए होंगे, आपने सेकंड ग्रेड भी दिया होगा, रीट का एग्ज़ाम भी दिया होगा, तो सभी का जो आवेदन है वो एसएसओ से किया होगा। उसी पोर्टल पर जाकर के आपका ये आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत ओटीआर प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। तो ये चीज़ भरने से पहले आप बिल्कुल सावधानी बरतें, क्योंकि इन चीज़ों में परिवर्तन आप नहीं कर सकते। अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक जनरेट करना होगा। तो ये आवेदन पत्र क्रमांक होते हैं अपने जो आईडी नंबर जिसको बोलते हैं, ये जनरेट होगा। उसी के आधार पर आगे के सारे आपके काम होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे, यहीं से आपकी फ़ीस जमा होगी। अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार की शुल्क रिफंड नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें ई मित्र वाला आपको बता देगा, जैसे ही वहाँ पर आपके आवेदन होंगे। ई मित्र वाले सारे जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम बात करें ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में ओटीआर प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन चीज़ों में आप संशोधन नहीं कर सकते, बाकी चीज़ों में इन नियमों के अनुसार आप संशोधन कर सकते हैं। कि यदि कोई अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रुपये 500 देकर के ऑनलाइन संशोधन आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.org इन पर उपलब्ध दिशा निर्देशानुसार कर सकता है। तो या तो आप जो अवधि दी गई है जून तक उसमें कर सकते हैं, या फिर 10 दिन का जो संशोधन टाइम दिया जाएगा उसमें आपकी फ़ीस लगेगी 500 रुपये, वो आप भुगतान करके और उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फ़ोटो, नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। और परीक्षा तिथि घोषणा के पूर्व भी 45 दिवस पूर्व आपको फिर 10 दिन का समय दिया जाएगा, उसमें भी आप नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि के अलावा जो भी संशोधन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि के लिए ओटीपी के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ओटीआर लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। तो आप बार बार देख सकते हैं एक चीज़ को बहुत रिपीट किया जा रहा है कि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि में परिवर्तन नहीं होगा। तो जब आप एसएसओ लॉगिन से इन चीज़ों को भरें तो इसमें विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। सभी प्रकार के संशोधन हेतु शुल्क होगा 500 रुपये।
किसी भी प्रकार का आप संशोधन करना चाहेंगे तो उसके लिए निर्धारित शुल्क 500 रुपये। आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा। यदि एक बार परीक्षा हो जाती है तो त्रुटि सुधार के लिए कोई समय नहीं दिया जाएगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आयोग द्वारा उक्त प्रक्रिया यानी जो ऊपर प्रक्रिया बताई गई है इसी के माध्यम से आपको संशोधन करना होगा। ऑफलाइन ऑनलाइन संशोधन तिथि उपरांत कोई भी परिवर्तन करने तो अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। आप किसी भी कानून के माध्यम से यहाँ पर नहीं कर सकते। अब आप देख सकते हैं अगला जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चर। यानी हमारी जो स्कीम होगी परीक्षा की वो सिलेबस की होगी, इस तरह से होगी। द एग्जामिनेशन शैल कैरी 450 मार्क्स, यानी 450 नंबर का हमारा कुल नंबर का ये परीक्षा होगी। देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर फर्स्ट शैल बी ऑफ 150 मार्क्स, यानी 150 नंबर का होगा। एंड पेपर सेकंड शैल बी ऑफ 300 मार्क्स, और दूसरा पेपर 300 का होगा। वही प्रक्रिया जो पिछली परीक्षाओं में अपनाई गई थी। ड्यूरेशन ऑफ पेपर फर्स्ट शैल बी 1.5 आवर, पहले पेपर में आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। एंड द ड्यूरेशन ऑफ पेपर सेकंड शैल बी 3 आवर्स, और सेकंड पेपर में आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ। बाकी चीज़ें जो ज़्यादा काम की नहीं थी, आपने भी देखा होगा वहाँ पर आज चीज़ समझ में आई है नहीं आई, वो आपके काम की नहीं है। जो जो चीज़ आपको समझनी है वो मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। ऑल द क्वेश्चंस इन बोथ ऑफ द पेपर शैल भी मल्टीपल चॉइस ऑफ, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, सारे के सारे जो प्रश्न होंगे। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवोल्यूशन ऑफ आंसर्स, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, यानी 1/3 आपकी कटौती की जाएगी। तो वही नियम है माइनस मार्किंग का। एक्सप्लेनेशन का मतलब रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर ऑफ मल्टीपल आंसर। यहाँ पर गलत आंसर का मतलब है कि जो 4 ऑप्शन है उनमें से आप गलत ऑप्शन चूज करते हैं तो उसी को यहाँ पर रॉन्ग आंसर माना जाता है। 5वां पॉइंट है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। ये बिल्कुल नया है जिसका आप सभी को बहुत दिनों से ये एक मन में प्रश्न भी उठ रहा था कि पहले क्या होता था कि आप चाहे कितने ही नंबर ले आएँ फर्स्ट पेपर में सेकंड पेपर में, यदि आप कट ऑफ में आ रहे हैं तो आपका चयन हो जाता था। लेकिन इस बार आपको दोनों पेपर्स में 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबोव शैल बी रिलैक्स्ड बाई 5% फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी SC और ST वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की यहाँ पर छूट दी गई है, यानी उनको भी अब 35% मार्क्स लाना अनिवार्य। इससे पहले उनके लिए भी कोई विशेष उपाबंध नहीं थे। इसीलिए एक दो साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक रणनीति के ऊपर एक वीडियो बनाइए कि आपने किस तरह से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी थी। तो इसी चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जो रणनीति हमने अपनाई थी वो अलग थी, क्योंकि हमारे समय 40% का नियम नहीं था। तो अब मैं 1-2 दिन में उस पर वीडियो बना दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता था जो हो गई है। सब्जेक्ट इंक्लूड इन बोथ ऑफ द पेपर्स आर शोन इन द टेबल बिलो, जो भी सब्जेक्ट हैं वो नीचे के टेबल में दर्शाए गए हैं। पेपर फर्स्ट यानी जनरल स्टडी से संबंधित होगा, जो 1.5 घंटे का होगा और 75 क्वेश्चन उसमें आएंगे। उसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मैथमेटिक्स, और इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया है। हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी। इंग्लिश हमारी चल ही रही है हमारे चैनल पर। करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये भी पुराने सिलेबस से लिया गया है। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पहले पेपर के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरे पेपर की बात करें, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स, यानी सेकंड पेपर में भी कोई सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया है। तो सबसे खुशी की बात है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पर, जो बिल्कुल हमारा व्यर्थ नहीं गया है, क्योंकि अभी तक हमें यही चिंता थी कि पता नहीं सिलेबस में कुछ बदलाव होगा तो ये चीज़ें जो पढ़ी हुई हैं ये बेकार चली जाएंगी। तो सिलेबस वही रखा है, वही पॉइंट है। इसमें से अपन कई पॉइंट पूरे कर चुके हैं, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी हम पूरी कर चुके हैं, एजुकेशनल मैनेज हम पूरी कर चुके हैं,
हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडिया हिस्ट्री विद एम्फेसिस ऑफ नेशनल मूवमेंट, यानी राजस्थान की हिस्ट्री विशेष संदर्भ में जो नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन, उसके संदर्भ में हम पूरी कर चुके हैं। इंग्लिश हमारी चल रही है, इंग्लिश पूरी होते ही हम पॉलिटी पर भी वहाँ पर चर्चा करेंगे। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोच, ये कोच के लिए है। तो जो भी कोच हैं, नीचे अपन ने दिया गया था कबड्डी खो खो, उनके लिए हैं, वो देख सकते हैं। उनके लिए सिलेबस दिया गया है, उनके लिए भी सेम है, लेकिन उनका जो सब्जेक्ट है उसके लिए अलग से दिया गया है। तो ये खेल से संबंधित है, तो इनमें पोजीशन, नेशनल लेवल यानी सर्टिफिकेट के नंबर भी उनके लिए यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। अगला जो हमारे लिए काम का है, ये फिजिकल एजुकेशन वाले के लिए नियम है। ये भी हमारे जो जनरल जो अभ्यर्थी हैं उनके काम का नहीं है, ये स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए उनके लिए निर्धारित चीज़ें हैं, ये भी उन्हीं के लिए है। नेशनल लेवल उनके सारे जो हैं। परीक्षा शुल्क संबंधी जो जानकारी है वो भी दी गई है कि सामान्य अनारक्षित वर्ग राजस्थान के क्रिमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 300 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के यदि हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, तो 200 रुपये है। निःशक्तजन राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी वर्ग के हैं और जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, उनके लिए 100 रुपये है। और टीएसपी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 12 जिले के समस्त तहसीलों के शहरी या आदिम जनजातियों के आवेदन की शुल्क 100 रुपये है। तो ये भी आपको देख लेना है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम परीक्षा दे रहे हैं, तो चाहे कितना भी हमारा शुल्क लगे हमें वो जमा कराना ही है। महत्वपूर्ण बिंदु है, इन पर अपन देख सकते हैं एक बार। अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेबल फॉर्म में अपना वही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित करे जिस पर वह परीक्षा, साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना एसएमएस, ईमेल के माध्यम से चाहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं आती हैं, क्योंकि हमने ये अनुभूत विषय है। बार बार जैसे काउंसलिंग होगी तो भी आपके पास सूचना आएगी, परीक्षा की भी सूचना आएगी, आपके एडमिट कार्ड की भी सूचना आएगी। तो आपकी जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो सही नंबर दे जो चालू स्थिति में हो। अभ्यर्थी यथासंभव मोबाइल नंबर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें। यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी जानकारी आयोग को शीघ्र भेजें। बिल्कुल, आप जो ये एड्रेस देंगे उस पर भी पत्राचार होगा। कई बार जैसे मैसेज नहीं आता है तो आपके पास डाक भी आती है आरपीएससी के माध्यम से। तो मोबाइल नंबर और पता परिवर्तन करने से पहले आप 2 बार सोचें, और हो सके तो बदले ही नहीं, और बदलते हैं तो इसकी सूचना आप आयोग को दें। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र ध्यानपूर्वक भरे, ये हम चर्चा कर ही चुके हैं। बिल्कुल आप सावधानी से और बहुत ही तसल्लीपूर्वक आपका आवेदन भरना है। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें। और लास्ट सबमिट से पहले आपको पूछा भी जाता है कि अच्छी तरह चेक कर लें, तो आप अच्छी तरह चेक करें, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है और उसका खामियाजा है वो आपको बाद में भुगतना पड़ता है। बहुत परेशानियों का सामना वहाँ पर करना पड़ता है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जाएगी। यानी जो जो चीज़ आप भरे जाएंगे उसी के अनुसार आयोग आपको अभ्यर्थी मानेगा। अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना अपना ऑनलाइन आवेदन भरे, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा, अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यानी जो 1 महीने का समय दिया गया है उसका आप इंतज़ार नहीं करें। जैसे ही पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन चालू होते हैं यथाशीघ्र आप भर दें, क्योंकि मान लीजिए किसी क्षेत्र में बिजली की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, आयोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। और ये जो 3 पॉइंट है इसको आप सावधानी से पढ़ना है। मान लीजिए आपने गलती से जो वर्ग भर दिया है, आयोग आपको उसी वर्ग का मानेगा और उसी के अनुसार आपको सर्टिफिकेट देने होंगे। तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो नाम, पता, सारी जो चीज़ें वो सावधानी से भरें। आवेदक द्वारा स्वयं ई मित्र किसी स्रोत के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते या भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि, भूलवश त्रुटि हो जाती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। यानी जो भी गलती करते हैं आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, ई मित्र वाला जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रीव्यू में अपनी जाति, वर्ग, श्रेणी, आयु, जन्म दिनांक, योग्यता इत्यादि संबंधित त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से कर लें। पश्चात ही उन्हें सुधारते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को सबमिट करें और उसका प्रिंट लेकर उसकी जांच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलत त्रुटि पाई जाती है तो आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की उपयुक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें।
इसके पश्चात किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन ऑफलाइन संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसे किसी भी त्रुटि और संपूर्ण दायित्व एवं अभ्यर्थी का ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू आता है, कोई भी फॉर्म भरते हैं तो प्रीव्यू की जांच कर लें और विशेष रूप से किन किन चीज़ों की जांच कर लें, जाति, वर्ग, श्रेणी, आयु, जन्म दिनांक आदि की। फिर भी यदि त्रुटि रह जाती है तो जो समय सीमा आपको दी जाएगी, 10 दिन का जो समय दिया जाएगा, निर्धारित शुल्क दे करके आप उसको सही कर लें। इसके बाद आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई मित्र अथवा अन्य स्रोत से आवेदन करवाता है तो आवेदक स्वयं ई मित्र अथवा अन्य स्रोत पर जाकर आवेदन करवाएं। यानी ऐसे नहीं है कि ई मित्र वालों को कागज़ दिया कहा कि आप भर दीजिए, खुद जाएं और हर चीज़ आप खुद चेक करके फॉर्म भरवाएं। ये सारे बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य स्रोत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र सही भर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु स्वतंत्र होगा। यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुए आवेदन पत्र में संशोधन का उपयुक्त निर्धारित अवधि के पश्चात उसके श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। यानी मान लीजिए कोई अभ्यर्थी जनरल का है और वो ओबीसी भर देता है, ओबीसी का है एसटी एससी भर देता है, तो इसमें निर्धारित जो समय सीमा उसमें संशोधन कर देता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद उसके अधिकारों का परित्याग मानते हुए और उसमें कार्यवाही भी की जा सकती है। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, टीएसपी, विधवा, परित्यक्ता, विकलांगता, राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालय कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी, अन्य वर्ग के अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रस्तुत करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें। यानी आप पूर्व कर्मचारी हैं तो भी करें, आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो भी करें, आप परित्यक्ता हैं, विधवा हैं तो अपनी जो कैटेगरी उसका विशेष ध्यान रखें। अन्यथा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्ति की अंतिम दिनांक पश्चात संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर के आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो श्रेणी वर्ग भरा जाता है उसी श्रेणी वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी आवेदक द्वारा जिस श्रेणी वर्ग में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा है उस संबंधित प्रमाण पत्र दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत करने पर आवेदक अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त रद्द पात्रता रद्द कर दी जाएगी। तो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। मान लीजिए आप ओबीसी के हैं और आपने एससी में आपकी कैटेगरी भर दी तो आयोग आपको एससी का अभ्यर्थी मानकर की और सारी कट ऑफ भी जारी करेगा, आपको काउंसलिंग में बुलाएगा, लेकिन वहाँ पर आपके पास उसका जो सर्टिफिकेट है एससी का वो मांगा जाएगा और यदि आप नहीं देते हैं तो कार्यवाही भी की जा सकती है और आपका जो आवेदन है, आपकी जो मेहनत है उसको रद्द किया जा सकता है। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता, आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि की जांच की जाएगी। यानी जो चीज़ आप भरते हैं उसी कैटेगरी के अनुसार आपको वहां पर माना जाएगा। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनंतिम रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली जाएगी। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया और आपका प्रवेश पत्र भी जारी हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परीक्षा में योग्य हैं। यानी आपने जो जानकारी भरी है उसके अनुसार ही आपको वहाँ पर योग्य माना जाएगा, अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई है, ये भी आप बिल्कुल ना समझे। आयोग विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच अलग से की जाएगी। अस्थायी रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन पत्र की 2 प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की, ये चीज़ बात की है, आप एक बार सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद फिर ये निर्देश आपके लिए जारी होंगे तब आपको बता दिया जाएगा। आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि आपका जो आवेदन पत्र है वो आप सही भरें, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता हो वो पूरी हो और आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी अच्छी हो। आप एक बार सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद के ये बातें हैं वो बाद में आपको बता दी जाएंगे।
अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएंगी, यानी ये रद्द करने के हैं कि किन किन स्थितियों में आपकी जो पात्रता है वो रद्द कर दी जाएगी। ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रश्न पत्रों का जो सत्यापन है वो भी इसमें बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस रखा गया है। प्रमाण पत्र, यानी जो भी आपके वर्गों के प्रमाण पत्र हैं उससे संबंधित यहाँ जानकारी दी गई है। आवेदकों को वर्ग विशेष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक आदि जो भी है का लाभ तभी देय होगा जब परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जांच कर ली जाएगी तथा दस्तावेज सही पाए जाएंगे। यानी मान लीजिए आपने ओबीसी भरा है तो आपको ओबीसी का वर्ग का अभ्यर्थी तभी माना जाएगा जब आपके पास उसका सर्टिफिकेट होगा। अतः पात्रता को जांच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जाए। तो विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन को अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत किया जाएगा। तो वही बातें हैं, किसी भी कैटेगरी में है तो उसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप उससे संबंधित आपका सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो है आवेदन पत्र में गलत त्रुटिपूर्ण सूचना, अपूर्ण आवेदन पत्र नहीं भरने के संबंध में दिशा निर्देश। तो वही चीज़ें हैं कि इन चीज़ों का आप गलत ना करें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। तो मित्रों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो मुख्य बातों पर मैंने आपसे यहाँ पर चर्चा करी है। और लास्ट में फिर बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम पढ़ते आ रहे हैं इस चैनल पर, और अच्छी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और विज्ञापन आ ही चुका है तो मैं भी आपको चाहता हूँ कि जो अपना सिलेबस उसमें गति दूँ ताकि समय पर अपना पाठ्यक्रम भी पूरा हो सके और यहाँ पर जो प्रश्न सीरीज है, टेस्ट सीरीज है वो पे अपन चालू कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।